अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मज़मून तारीख़ व सियासत सबक नंबर 2 भारत 1960 के बाद के वाक़यात का मुताला हम इस सबक में करने वाले हैं कि भारत की आज़ादी के बाद यहाँ पर किन किन मसाइल को हल किया गया उसका ज़िक्र है और किस तरह से हम तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं के बारे में बताया गया है। आज़ादी के बाद भारत 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 में दस्तूर नाफिज करते वक्त भारत को मुक़्तदरी जमहूरी मुल्क बनाया गया। तो दस्तूर कानून बनाया गया 1947 में। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने अपने तौर पे अपना कानून बनाया जो 1949 26 नवंबर को मुकम्मल हुआ और उसको अमल में लाने के लिए उसको फॉलो किया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसको फॉलो करते हुए अमल करते हुए उस पर भारत को मुक़्तदरी मुल्क मतलब अपनी हुकूमत कायम की गई। इक़्तदार अपना हुआ, मुक़्तदिर बना है इक़्तदार से, जमहूरी मुल्क बनाया गया। जमहूरी लफ्ज़ आया है जमहूरियत से। जमहूरियत का मतलब होता है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए। तो भारत आज़ाद होने से पहले या अंग्रेज़ जब हम पर हुकूमत करते थे भारत में, तो उस वक्त हमारे यहाँ पर बादशाही निज़ाम हुआ करता था, और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जमहूरी निज़ाम कायम किया गया। उसके बाद यहाँ पर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था, जैसे कि माशी, समाजी और सियासी। तो माशी जो मसाइल थे, यानी यहाँ पर गरीबी का जो रेशो था, जो पैमाना था, बहुत ज़्यादा था। लोगों को 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मैसर होती थी। उसी तरह से समाजी मसले थे। समाजी मसला मतलब पसमानदा तबकात और कबायली ज़ातों को जो है उनके हक़ या उनको वो सहूलतें नहीं मिलती थी जिनसे वो तरक्की कर सके। और सियासी मसाइल, सियासी पॉलिटिक्स से, सियासत यानी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ पर सियासी मसले भी बहुत थे। तो तस्वीरों के ज़रिए हम इसको समझ सकते हैं माशी, समाजी और सियासी मसाइल को। माशी तरक्की और गरीबी हटाने के लिए मनसूबाबंदी की गई। जैसे कि सबसे पहला बड़ा मसला हमारे पास गरीबी था कि लोगों को 2 वक्त की रोटी सबसे पहले वो मैसर की जाए। इसलिए हुकूमत ने सबसे पहले तवज्जो वहाँ मरकूज़ की और मनसूबा बनाया। मनसूबे का मतलब होता है एक प्लानिंग के तहत काम करना, कुछ दिनों तक सिर्फ उसी टॉपिक को लेकर या उसी चीज़ पर काम करना ताकि हम जो है उसको ख़त्म कर सके। उसी तरह से माशी तरक्की मतलब गरीबी हटाते हुए हमको भारत को तरक्की के रास्ते पर भी ले जाना था, जिसकी वजह से भारत ने सनतकारी को इख्तियार किया। सनतें अगर कायम होती हैं तो इससे हमको बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सकता था, इसलिए यहाँ पर सनतें कायम की गई। फिर उसके बाद उन्होंने काम किया कि इंतखाबात की कामयाब मनसूबाबंदी हो सके, इसलिए उन्होंने एक कमीशन, एक ग्रुप ऐसा कायम किया जो इंतखाबात को कामयाब बना सके। और जमहूरी रिवायत हुआ ये कि जब वो कामयाब साबित हुए तो उसी तरह से अवाम ने भी उनको रिस्पॉन्स किया, अवाम ने भी उनका साथ दिया, और उसी तरह से यहाँ पर फिर जमहूरी हुकूमत का निज़ाम जो है चल पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे समाज के कमज़ोर तबकात के लिए प्रोग्राम और पॉलिसी पर मुश्तमिल। जैसे कि हमने देखा गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो है सनतकारी यहाँ पर लाई गई, उसी तरीके से समाज के जो कमज़ोर तबकात थे, जो पसमानदा ज़ातें थी, जो कबायली ज़ात थी, उनको उनके हुकूक या उनको उनकी सहूलतें फ़राहम करने के लिए हुकूमत ने कई सारी पॉलिसी बनाई। तो उसी तरह से औरतों के लिए भी हुकूमत ने जो है बेहतरीन काम किए ताकि कोई भी तबका जो है पीछे ना रहे, सब एक साथ तरक्की करे। हुकूमत का मकसद था 1960 की दहाई। तो 1960 में की दहाई मतलब उन 10 साल, दहाई का मतलब होता है 10 साल। तो उन 10 सालों में क्या काम हुआ? तो सबसे पहले आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के वज़ीर आज़म बने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों के कब्ज़े में अभी भी गोवा था, तो बातचीत करके जो है उस मसलों को निपटने की कोशिश की गई और गोवा को भारत में ज़म किया गया। और फिर नंबर 3 पर है 1950 में भारत और चीन में दबाव बढ़ रहा था। दबाव बढ़ रहा था मतलब कि यहाँ पर एक कशमकश चल रही थी सरहद को लेकर। जो चीन और भारत के दरमियान जो सरहद है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, तो इसको हम सरहदी जंग कहेंगे क्योंकि ये सरहद के लिए की गई। उसके बाद हम देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब क़यादत संभाली तो सबसे पहले उन्होंने खारजा पॉलिसी को बनाया। खारजा पॉलिसी इसको कहेंगे कि जब हम बैरूनी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, तालीमी ताल्लुकात या किसी भी किस्म का जो हुकूमत ताल्लुक अगर कायम कर रही है तो उसको इस पॉलिसी का ख्याल रखते हुए जो है ताल्लुकात कायम करने हैं, तो उसी को हम कहेंगे खारजा पॉलिसी। 1964 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हुआ। उसके बाद जो हमारे दूसरे वज़ीर आज़म बने वो थे लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे वज़ीर आज़म थे और जब वो वज़ीर आज़म बने तो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनाज़ा चल रहा था और इसी तनाज़े की शक्ल जो है जंग में तब्दील हुई और 1965 में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई। सोवियत यूनियन ने दोनों मुल्कों के दरमियान मसालहत की कोशिश की। यहाँ सोवियत यूनियन हम रूस को कह सकते हैं, रूस एक पावरफुल मुल्क था उस वक्त, तो इसने क्या किया, ये दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की। फिर हम देखेंगे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, किसानों और फौजियों की अहमियत को समझाया। मतलब भारत में जो किसान हैं वो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उसको इस अहमियत को वो बताना चाहते थे इस नारे के तहत। और जो फ़ौज है हमारी वो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रही है, तो हमको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हो गया। फिर तीसरी जो वज़ीर आज़म बनी वो इंदिरा गांधी थी। 1966 में इंदिरा गांधी मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। पाकिस्तान की आमरीत के ख़िलाफ़ मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की क़यादत मुक्ति वाहिनी की तहरीक चलाई गई। ये मशरक़ी पाकिस्तान फ़िलहाल का बांग्लादेश है, वो अपना एक अलग मुल्क चाहते थे, इसलिए वो पाकिस्तान से जो है तहरीक कर रहे थे जिसको नाम है मुक्ति वाहिनी तहरीक, और उसकी क़यादत मुजीबुर रहमान कर रहे थे। और जो है और इसी तनाज़े की वजह से महाजरीन क्या होने लगे, भारत आने लगे, यानी बांग्लादेश से जो लोग थे वो भारत में आकर बसने शुरू हो गए। उसके बाद हम देखेंगे 1970 की दहाई। तो 1970 की दहाई में हुआ ये था कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश वजूद में आया। तो मैंने अभी आपको कहा कि जो मशरक़ी पाकिस्तान है वो फ़िलहाल का बांग्लादेश है। पुरअमन मकासद के लिए एटमी ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी बनाई गई। अब एटमी ताकत ये क्या होता है कि ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जंगों में किया जाता है, यानी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त क्या कहेंगे पावरफुल चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एटमी जांच होने लगी भारत में। तो सबसे पहले जो एटमी जांच हुई वो 1974 में राजस्थान के पोखरन में ज़ेरे ज़मीन कामयाब एटमी जांच की गई ताकि इसका इस्तेमाल हम लोगों की भलाई के लिए कर सकते हैं। तो 1975 में सिक्किम की अवाम भारतीय शमूलियत के हक़ में राय देकर भारत की रियासत का दर्जा हासिल किया। तो सिक्किम की जो हुकूमत थी, सिक्किम के जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि हम भारत में जम होना चाहते हैं, इसलिए वो भारत में शामिल कर लिए गए। 1970 की दहाई में सियासी इस्तेहकाम। इस्तेहकाम का मतलब होता है हलचल होना, मतलब एक जगह मुस्तहकिम ना होना। तो क्या हुआ था कि 1974 में इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने इंतखाबात की तशहीर में सरकारी निज़ाम यानी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि इंदिरा गांधी इंतखाबात की तशहीर मतलब एडवर्टाइजमेंट, जब वो अपने इंतखाबात की एडवर्टाइजमेंट कर रही थी उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट की हुकूमत की जो चीज़ें थी उसका गलत इस्तेमाल किया। तो इसके खिलाफ जब इनके ऊपर इंदिरा गांधी के ऊपर जब ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी क़यादत में एक तहरीक चलाई। फिर उसी के दौरान इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी। अब ये इमरजेंसी ये होती है कि उस वक्त जो हुकूमत होगी वो उसी वक्त बर्खास्त कर दी जाती है और फिर जो है पूरा निज़ाम जो है हुकूमत का तहस नहस हो जाता है। तो इमरजेंसी की वजह से भारतीय निज़ाम में बाकायदगी आई और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। उसके बाद हम देखेंगे इमरजेंसी का दौर। तो 1975 से 1977 तक कायम रहा। फिर इंतखाबात वापस मुनाकिद करवाए गए और इमरजेंसी की हालत में हज़ब मुखालिफ जनता पार्टी का क़याम अमल में आया। तो लोगों उनको जनता पार्टी पर भरोसा हुआ, तो जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिलने की वजह से कांग्रेस ज़बरदस्त शिकस्त हुई और जनता पार्टी जो है बरसरे इक़्तिदार आई। फिर उसके बाद जो है इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई वज़ीर आज़म बने। जनता पार्टी में अंदरूनी अख्तलाफ पैदा हो गया। अब ये जनता पार्टी भी मुत्तहिद ना रह सकी काफ़ी दिनों तक, जिसकी वजह से दोबारा चरण सिंह वज़ीर आज़म बने और इनकी मुद्दत कलील थी। कलील का मतलब होता है कम। 1980 में दोबारा इंतखाबात हुए। इंदिरा गांधी की क़यादत में कांग्रेस दोबारा बरसरे इक़्तिदार आई। मतलब जनता पार्टी के बाद दोबारा जो है कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आई। फिर 1980 के दहाई के सियासी मसाइल। अब क्या क्या मसले थे? तो सबसे पहले हुआ ये कि पाकिस्तान की हिमायत हासिल कर पंजाब में आज़ाद खालिस्तान के लिए तहरीक चलाई गई।
तो आज़ाद खालिस्तान के लिए मतलब हुआ, खालिस्तान का नाम आप आज भी सुनते होंगे। खालिस्तान का क्या है कि उनका ये मानना था कि हमको जो है एक अलग मुल्क बनाना है, पंजाब जो रियासत है वो रियासत ना होते हुए इसको जो है मुल्क बनाना है। तो इस तरीके से वो तहरीक चला रहे थे। उसके बाद जो है 1948 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से पनाहगुजी को इंतहा पसंदों को बाहर निकालने के लिए भारतीय फौज भेजना पड़ी। तो इसकी जो मालूमात है हम अगले सबक में यानी सबक नंबर 3 में पढ़ेंगे। 1948 में हुआ ये था कि कुछ इंतहा पसंद जो है स्वर्ण मंदिर, जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, वहाँ छुपे हुए थे और उन्हीं को निकालने के लिए इंदिरा गांधी को फौज जो है स्वर्ण मंदिर में दाखिल करनी पड़ी। फिर महात्मा इंदिरा गांधी महाफिज दस्ते के सिख महाफिजीन ने इंतकामन उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो उन्हीं के बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी के उनका कत्ल कर दिया। फिर इस दहाई में शुमाल मशरिक में उल्फा तंजीम की क़यादत में एक तहरीक चलाई गई। तो इस तंजीम के बारे में हम आगे सबक में पढ़ेंगे। अब आता है राजीव गांधी का दौर। तो 1984 में राजीव गांधी जमा में इक़्तिदार संभाला। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी के बाद इक़्तिदार को संभाला। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाब लाने की कोशिश की। यानी आज जो हम कंप्यूटर, आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसको लाने वाले, भारत में लाने वाले राजीव गांधी हैं। श्रीलंका के तमिल अक़लियतों के मसले के लिए पहल किया। अब श्रीलंका और तमिलनाडु मतलब इन लोगों की ज़बानें जो हैं एक जैसी हैं, तो इनका जो भी मसला था उनको ख़त्म करने की कोशिश की राजीव गांधी ने। फिर मुल्क के अंदर तमिल फ़िरके खुद मुख्तारी के ज़रिए श्रीलंका की हिमायत थी। अब क्या हुआ कि जिस तरह से पंजाब के जो लोग थे, पंजाब रियासत के, उनका मानना था कि हमको एक अलग मुल्क बनाना है, उसी तरह से तमिलनाडु यानी तमिल फ़िरके के लोग चाह रहे थे कि हमको जो है एक अलग मुल्क बनाना है। तो वो उसकी कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर दिफाई असलहे और बोफोर्स कंपनी से तवील फासले की तोपों की खरीदारी के सिलसिले में होने वाली बदूनानी मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेते वक्त कुछ ऐसे बदूनवानी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कड़ी से कड़ी तनकीद की गई। सियासी बदूनवानी की वजह से कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोबारा कांग्रेस जो है शिकस्त का सामना करते हुए उसको बरसरे इक़्तिदार वो नहीं आई। उसके बाद जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई वो फिर से जनता पार्टी यानी जनता दल थी। तो मुख्तलिफ सियासी जमातें मुत्तहिद हुई और जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के वज़ीर आज़म बने। तो राजीव गांधी के बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के वज़ीर आज़म बने। तो उन्होंने जो काम किया, तो सबसे पहले पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात की पॉलिसी उन्होंने बनाई और उसको तस्लीम किया, उसको लागू में लेकर आए, अमल में लेकर आए। तो यहाँ पर आएगा सियासी जमातों के अंदरूनी अख्तलाफात की वजह से वो ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म कायम ना रह सके। दोबारा वही हुआ कि ये पार्टी में इत्तेहाद ना होने की वजह से फिर से वज़ीर आज़म जो है जल्द अज जल्द बदल दिए गए। तो 1990 में चंद्रशेखर भारत के वज़ीर आज़म बने। 1991 के इंतखाबात की तशहीर के दौरान श्रीलंका की LLTE नामी तंजीम ने राजीव गांधी का कत्ल कर दिया। अब उसी 1991 में ही उनका कत्ल हुआ। फिर 1980 की दहाई में शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों की वजह से कश्मीरी पंडितों को हिजरत करनी पड़ी। मतलब हुआ ये था कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। हिजरत करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि 1991 के बाद की तब्दीलियाँ। तो 1991 में ऐसा क्या हुआ था, तो भारत ही नहीं सारी दुनिया की तारीख में 1991 का साल अहम तब्दीलियों का साबित हुआ। तो उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह से। तो भारत में PV नरसिम्हा राव की क़यादत में सरकार ने मुल्क की मईशत में कई तब्दीलियाँ की। तो उस वक्त हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे, तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ने मुल्क की मईशत को तरक्की के रास्ते पर लेकर आने की कोशिश की और मईशत के मसले को हल करने की कोशिश की। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार की। तो जो बाबरी मस्जिद का मसला था वो 1991 में शुरू हुआ था और जो है उसको हल करने की कोशिश की जा रही थी। और 1991 को दुनिया का, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि साल पूरी दुनिया के लिए अहम साबित था 1991। तो वो ये कि सोवियत यूनियन का शेराजा बिखर गया और दुनिया में जारी सर्द जंग का खात्मा हुआ। तो जारी सर्द जंग जो उस वक्त चल रही थी उसको ख़त्म होने की वजह से ये साल पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखता है। उससे बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली हुई।
1996 से 1999 तक के अरसे में लोकसभा में किसी भी वाहिद सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। जैसे कि आपको पता है कि बरसरे इक़्तिदार आने के लिए अक्सरियत में आना ज़रूरी होता है। इस वजह से जो है अक्सरियत में आना होता है, इस वजह से वज़ीर आज़म बनते हैं। तो इस वजह से कई वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आए, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। 1999 में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में कौमी मुत्तहदा महाज की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वज़ीर आज़म बने। यानी पूरी तरीके से जनता पार्टी को जो है पूरी तरीके से जनता पार्टी जो है मुत्तहिद हुई और अटल बिहारी वाजपेयी को वज़ीर आज़म बनाया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहला काम ये किया कि पाकिस्तान के साथ गुफ्तशुनीद करके जो भी मसले थे उनको हल करने की कोशिश की, पर वो कामयाब ना हो सके। तो 1999 में मज़ीद जौहरी तजुर्बात किया और जौहरी कुव्वत का हामिल मुल्क होने का ऐलान किया। हुआ ये था कि आपने देखा कि 1974 में इंदिरा गांधी के ज़माने में पहला जो है जौहरी तजुर्बा किया गया और दूसरा तजुर्बा जो किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जिस वक्त वज़ीर आज़म थे यानी 1999 में किया गया। और उसके बाद जो है फिर से हमको जंग का सामना करना पड़ा जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई और कश्मीर के तनाज़े पर हुई। भारतीय मईशत की खुसूसियत, तो अब मईशत जैसे कि हमने देखा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जो है मईशत को नए तरीके से नए सिरे से बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने नई चीज़ क्या लेकर आए, तो सबसे पहले मईशत की जदीदकारी की कि यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ लाने की कोशिश की, यहाँ पर इंडस्ट्री लाने की, सनतें लाने की कोशिश की। उसके बाद माशी खुद किफ़ालत का मतलब क्या होता है कि भारत को पूरी तरीके से अपने ऊपर मुनहसर पैसे के लिए अपने ऊपर मुनहसर करने की कोशिश की। समाजी इंसाफ पर मबनी समाज की तश्कील। अब क्या हुआ, समाजी इंसाफ पर मतलब कि यहाँ पर जो पैसा है जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को क्या हो बराबर मयसर हो, सबको बराबर मिले, ये चीज़ की कोशिश की गई। मनसूबाबंदी कमीशन तश्कील दिया गया, 5 साला मनसूबाबंदी का आगाज़ हुआ। तो अब हुआ क्या कि हर जो भी मसले थे या जो तरक्की करना था उसको एक 5 साल का जो है वक्फा दिया गया कि उस पर काम किया जाएगा। तो मनसूबाबंदी इसको हम अगले सबक में पढ़ेंगे, इसका मुताला करेंगे। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव हुकूमत माशी इस्लाहात का आगाज़ हुआ। जैसे कि हमने इनका जिक्र जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर पूरी तरह से माशी तरक्की लाने की कोशिश की और उसमें वो तब्दीलियां लाते रहे। तो माशी इस्लाहात को माशी तौसीकारी यानी लिबरलाइजेशन कहा जाता है। यानी क्या हुआ कि हमने दूसरे मुल्कों से राब्ता कायम करने की कोशिश की, ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, सनतों के बारे में तिजारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की ताकि हम हमारे माशी मसले को हल करने की कोशिश कर सकें या उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। साइंसी शोबे के माहिर भारतीयों ने मुल्क की मईशत में अहम रोल अदा किया। तो इन्होंने साइंसी शोबे में मतलब साइंटिस्ट ने जो है तहकीक कर मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो वो क्या तहकीक थी हम आगे देखेंगे। 1991 के बाद होने वाली इन माशी तब्दीलियों को आलमकारी के तौर पर किया जाता है। तो हम जो देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि साइंटिस्ट ने एक अहम रोल अदा किया। तो इसमें दो लोग थे, वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन और दूसरे थे वर्गीस कुरियन। तो उन्होंने क्या किया कि ग़िज़ाई ज़रूरत भारत खुद अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत खुद अपना अनाज जो है भारत में ही उगाए, इसलिए सब्ज़ इनकलाब लाया गया। सब्ज़ इनकलाब जो खेतों के लिए है, सब्ज़ का मतलब होता है हरा। तो 1965 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की क़यादत में होने वाले सब्ज़ इनकलाब ने एक बड़ा रोल अदा किया है। उन्होंने नए साइंसी आलात के ज़रिए अनाज की पैदावार में इजाफा करवाया। मतलब पहले का जो किसान था वो ज़्यादातर हैवानी क़ुव्वत पर, नफरी क़ुव्वत पर मुनहसर था, लेकिन आज का किसान ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। उसी तरह से डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दूध साजी की कोऑपरेटिव तहरीक के तजुर्बे ने भारत में दूध की पैदावार में इजाफा किया। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दूध साजी की कोऑपरेटिव। अब हुआ यह है कि दूध का इस्तेमाल यानी दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल इस ज़माने में बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दोगली नस्ल की जानवरों का इस्तेमाल करते हुए जो है दूध की कमी को पूरा करने की कोशिश की है, जिसको क्या कहा जाता है, सफ़ेद इनकलाब या इनकलाबे अबीस कहा जाएगा। एटमी ताकत और खिलाई शोबे में तरक्की। तो हमने देखा जिस तरह से हमने हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया, उसी तरह से एटमी ताकत। तो एटमी ताकत का इस्तेमाल हमने जो है जंगों और हथियारों में ना करते हुए उसको इंसान के लिए मुफीद साबित करने की कोशिश की और उसका इस्तेमाल किया
तो एटमी कुव्वत का इस्तेमाल मंदरजा झेल मकासद के लिए किया, तो सबसे पहले बिजली साजी और दिफा जैसे पुरअमन मकासद के लिए। उसके बाद आता है दवा साजी के लिए। फिर हमने देखा कि 1975 में, जैसे कि हमने देखा हम खला के बारे में पढ़ रहे हैं। खला का मतलब होता है खाली जगह, यानी आसमान में हमने क्या किया, सबसे पहले 1975 में आर्यभट्ट नामी पहला सैटेलाइट खला में दागा। फिर आज भारत के पास निहायत कामयाब खिलाई प्रोग्राम है। तो सैटेलाइट से क्या काम होता है, जैसे कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं, जैसे कि हम घर बैठे टीवी पर बहुत कुछ देख सकते हैं, तो ये सब सैटेलाइट के ज़रिए हो रहा है। और आज भारत में जो है बहुत निहायत ही कामयाब खिलाई प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि हमको जो है किसी को कांटेक्ट करने में मुश्किल नहीं आती है। फ़िलहाल की जूम मीटिंग ले लो, फ़िलहाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल ले लो, इस तरीके से मवासलात के शोबे में भी इत्मीनान बख्श तरक्की हुई है। मवासलात ये ऐसे ज़राए जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने तरक्की की है कि हम जो है वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आती। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो हम सैटेलाइट की मदद से कर रहे हैं। के बाद हम देख रहे हैं कि समाजी शोबे में माशी तब्दीली। अब समाजी तब्दीली और माशी तब्दीली किस तरह हुई, तो सबसे पहले हमने देखा कि ख़वातीन को खुद कफिल बनाना। ख़वातीन को खुद कफिल बनाना के ख़वातीन को ऐसे ज़राए मैसर किए गए, ऐसे सहूलतें दी गई ताकि वो किसी पर मुनहसर ना रह सके, वो खुद जो है अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम खुद अंजाम दे सके। 1985 में वजारत इंसानी वसाइल के तहत महकमा तरक्की बराए ख़वातीन व अतफ़ाल कायम किया गया। तो एक ऐसा महकमा, एक ऐसा डिपार्टमेंट कायम किया गया जो सिर्फ ख़वातीन के मसलों को हल कर सके, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके, उनके हक़ और उनको सहूलतें वो उन तक पहुँचाई जा सके। अतफ़ाल का मतलब होता है बच्चे, यानी बच्चों को जो बाल मजदूरी वगैरह करवाई जाती थी, उनको पढ़ाई से महरूम रखा जाता था, तो इन सब के लिए जो है उस महकमे ने काम किया। नेक्स्ट आता है इम्तनाए जहेज़ कानून, मसावी तनख्वाह कानून वगैरह शामिल हैं। अब क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा कि जब अंग्रेज़ हम पर हुकूमत कर रहे थे उस वक्त से ये जहेज़ का मसला चला आ रहा है और आज भी ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसको रोकने के लिए हुकूमत ने कानून बनाया। फिर मसावी तनख्वाह होता क्या है कि अक्सर डिपार्टमेंट में, अक्सर महकमे में ऐसा होता है कि मर्दों के मुकाबले में औरतों की जो तनख्वाह होती है वो कम होती है। तो इस तमाम मसले को हल करने के लिए जो है काम किया गया। 73वीं और 74वीं दस्तूरी तरमीम के ज़रिए, दस्तूर कानून होता है और तरमीम करना मतलब उसमें पॉइंट्स और ऐड करना। तो इन्होंने उससे क्या किया, तरमीम करने के बाद जो मुकामी इंतज़ामी इदारे हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट शोबे हैं, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ख़वातीन के लिए नशिस्तें महफूज की गई। नशिस्त का मतलब होता है सीट। तो जो औरत के लिए नशिस्त महफूज कर दी गई, वहाँ पर सिर्फ औरतें यानी ख़वातीन ही को रखा जा सकता है, वो जॉब के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, जिस भी शोबे में हो। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में जो है ज़ात पात पर मबनी समाज था हमारा और इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तबके को जो है बराबर से उनके हुकूक मिले, बराबर से जो है मसावी हुकूक उनको मिलने चाहिए, मसावी मौके मिलने चाहिए। तो उसके लिए काम किया गया। तो भारतीय समाज ज़ात पात पर मबनी है, जिसकी वजह से भारतीय समाज के कुछ तबकात को इज़्ज़त और मसावी मौके महरूम करना पड़ा। तो यहाँ पर उनको मसावी मौके देने की कोशिश की गई। तो उसके लिए जो है काका साहब कालेकर कमीशन कायम किया गया कि पूरी तरह से उनको उनके हुकूक और सहूलतें मिल सके। 1978 में बीपी मंडल की सदारत में पसमानदा तबकात को मुनासिब सहूलतें फराहम करने की गर्ज से तहफ़्फ़ुज़ात की हिकमत अमली तैयार की गई। मतलब जो उनके लिए हुकूक बनाए गए, जो उनको सहूलतें देनी हैं, इस बात का ख्याल रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको बीपी मंडल कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल्ड ज़ातों और पसमानदा दर्ज फहरिस्त कबाइल जैसे तबकात को आला ज़ातों के खौफ और तशद्दुद और जब्र से आज़ाद रहकर इज़्ज़त नफ्स और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हुकूमत ने इंसदाद मज़ालिम कानून नाफिज किया। जैसे कि आप जानते हो, हुकूमत ने हमको हक़ दिया है ज़िंदा रहने का, किसी भी मज़हब को चुनने का, कहीं पर भी आने जाने का, कोई भी शोबा इख्तियार करने का। तो ऐसे जो शेड्यूल्ड ज़ात है या पसमानदा या दर्ज फहरिस्त ज़ातें हैं, वो किसी और यानी आला ज़ातों के खौफ से
या उनके डर से जो है अपनी चीज़ों को, अपनी सहूलतों को नज़रअंदाज ना कर दे, तो ऐसे अगर ऐसा कहीं होता है तो इंसदाद मुजालिम कानून बनाया गया है, वो उसके तहत हुकूमत की तरफ या पुलिस की तरफ जाकर अपने हक की बात कर सकते हैं। आलमकारी, तो ये आलमकारी क्या है? आलमकारी की वजह से दुनिया जो है एक फैमिली की तरह हो गई है। हम किसी भी मुल्क से कभी भी, किसी मुल्क में रहने वाले से या किसी भी मुल्क से हम कभी भी राब्ता कायम कर सकते हैं। तो आलमकारी की वजह से मईशत पैसे से ताल्लुक़ रखता है, सियासियात पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, साइंस और टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं, समाज और सकाफ़त, समाज जिस समाज में आप रह रहे हो, सकाफ़त जिसको हम कल्चर कहते हैं, तहजीब कहते हैं, रस्म व रिवाज कहते हैं। जैसे शोबे हयात में कई तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, तो आपने देखा है कि पहले का जो समाज था वो बहुत मुख्तलिफ था और अब का समाज, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लड़कियों का लेंगे कि लड़कियों की तालीम के लिए जो है आज आवाज़ उठानी नहीं पड़ती है। आज जो है आज का समाज लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। फिर G20 और ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बैनुल अक़वामी तंजीमों का भारत एक अहम रुकन बना। तो ये एक तंजीम है जो तिजारती तंजीम है, तिजारत के ताल्लुक से काम करती है। तो भारत जो है इसकी मेंबरशिप भारत ने ली हुई है। नेक्स्ट है मवासिलाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत एक अहम इनकलाब से गुजरा। तो मतलब यहाँ पर मवासिलात का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जिन ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए हम बातचीत करते हैं। तो आज आप देख रहे हो कि मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट किस तरह यहाँ पर फैला हुआ है, काफ़ी हद तक पूरी जाल की तरह वो फैल चुका है। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात ने सैटेलाइट पर मबनी मवासिलाती खदमात मुल्क भर में फैली हुई है। भारत ने दुनिया को ये भी बता दिया कि एक मुस्तहकम जमहूरियत किस तरह कायम हो सकती है। ये ऐसा एग्जाम्पल है क्योंकि भारत जो है मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं और मुख्तलिफ रिवायात को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम एक मुस्तहकम तरीके से रह रहे हैं। तो हमने जो है जमहूरियत कायम की हुई है मुस्तहकम तरीके से। तो एक मिसाल है दुनिया वालों के लिए भारत। तो भारत के अवाम खुसूसन नौजवानों के तर्ज हयात में नुमायाँ तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो नए सिरे से यानी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, उनका रहन सहन बदल चुका है। ठीक है, ये तब्दीलियाँ, इनकी ज़बान, अब ये तब्दीलियाँ कहाँ कहाँ नज़र आ रही? तो ज़बान, तो सबसे पहले जो हमारी ज़बान बदली है। फिर ग़िज़ा से मुताल्लिक़ आदात, लिबास, जैसे कि ग़िज़ा से अगर हम कहेंगे तो फास्ट फूड कह सकते हैं। फिर आता है लिबास और फ़हम से वाज़ा होती है। जज़ाकल्लाह। हम यहाँ पर अपना सबक जो है ख़त्म करते हैं।